Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar Sulakshana and I will be teaching you SPCC. So students, today we are here to see Standard 12th SPCC chapter number 2, Transfer and Transmission of Share. As you all know, we have already seen few parts of this chapter. So today we are here to see the part 6 of the chapter. Before moving to the today's current portion, let us have a short summarization regarding the previous portion. What we have seen on the previous video. Previously, we have seen about the few duties of the secretary from point number 6 to 11. Then we have seen about the meaning of transmission of share. Then we have discussed about the circumstances in which transmission of share can be seen up. So let us have a short summarization regarding this portion. So duties of secretary की अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 में जो शेयर ट्रांसफर की रजिस्ट्रेशन होता है, जो रजिस्टर होता है उसके अंदर नया जो कमेंसिंग यानी नया जो शेयर होल्डर आ रहा है उसका सबसे पहला एंट्री शेयर ट्रांसफर रजिस्टर में किया जाता है कि इस इंसान के नाम से इस इंसान के नाम पे शेयर को ट्रांसफर करने का रिक्वेस्ट आया गया है. नेक्स्ट हमने देखा रजिस्ट्रेशन इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. सो हमारा जो परमानेंट शेयर होल्डर्स का नाम का जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जिसे हम रजिस्टर ऑफ मेंबर कंसिडर करते उसके अंदर अब जो नया शेयर होल्डर जिसके नाम पे शेयर ट्रांसफर करना है उसका नाम को इंक्लूड किया जाता है और पुराने शेयर होल्डर का नाम हटा दिया जाता है. पॉइंट नंबर 8 में उसको एक इशू नोटिस का किया जाता है कि उसका जो रिक्वेस्ट था शेयर ट्रांसफर का वो अप्रूवल किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, इसीलिए ये पोर्शन का अप्रूवल का नोटिस उनको दिया जाता है. वंस द अप्रूवल नोटिस इज बीन सेंड टू द शेयर होल्डर, उसके बाद नया शेयर सर्टिफिकेट बनाया जाता है. नया शेयर सर्टिफिकेट के अंदर कंपनी सेक्रेटरी का काम ये होता है कि पुराने शेयर होल्डर के नाम को हटा के नए शेयर होल्डर के नाम को उस पे इंक्लूड करना, ये प्रिपरेशन ऑफ न्यू शेयर सर्टिफिकेट माना जाता है. वंस द न्यू शेयर सर्टिफिकेट इज प्रिपेयर्ड, जैसे ही नया शेयर सर्टिफिकेट प्रिपेयर कर दिया जाता है फिर उसको नए शेयर होल्डर को इशू करने का पोर्शन 10th नंबर के पॉइंट में देखा. टू इशू द न्यू शेयर सर्टिफिकेट टू द न्यू शेयर होल्डर, तो उसे जो रिसिप्ट हमने कलेक्ट किया था जब उसकी रिक्वेस्ट आई थी ट्रांसफर का, उसके साथ हमने उसको एक रिसिप्ट दिया था, आपको याद हो तो उस रिसिप्ट के एड्रेस में उसको सेंड कर देना या तो उसको मैन्युअली बुला के उसको ये दे देना. ये एक कंपनी सेक्रेटरी का काम माना जाता है. यहाँ पे शेयर ट्रांसफर का प्रोसीजर कंप्लीट होता है, बट स्टिल ऑब्जर्व करना कंपनी का 11th पॉइंट एक ट्रांसफर शेयर के प्रोसीजर में कंपनी सेक्रेटरी का ड्यूटी के हिसाब से 11th पॉइंट ये देखा जाता है ये सारे जो ड्यूटीज वो कर रही है 1 to 11 पॉइंट तक वो सारे के अंदर कंपनी का जो भी प्रोविजन है कानून है वो अच्छे से फॉलो अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका ध्यान रखना भी उसका पोर्शन ऑफ ड्यूटी माना जाता है. यहाँ पे ड्यूटी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इज बीन कंप्लीटेड. उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा ट्रांसमिशन ऑफ शेयर. सो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर का मीनिंग क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर का मतलब जब भी लीगली कानून के प्रोविजन में जो शेयर ट्रांसफर करने के लिए वॉलंटरीली शेयर होल्डर रेडी नहीं है बट कानून के तौर पे जब उसे जबरदस्ती प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट के हिसाब से उसकी शेयर को किसी और के नाम पे ट्रांसफर किया जाता हो तो उसे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर बोला जाता है. इन शॉर्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर जो लीगल प्रोविजन के थ्रू कंपल्सरीली किया जाता है उसे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर बोला जाता है. अब ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कौन से सर्कमस्टेंसेस में देखा जाता है? प्रोबेबली ट्रांसमिशन ऑफ शेयर जो है डेथ,
इंसॉल्वेंसी और लुनाटिक अनसाउंड माइंड पे देखा जाता है। अगर शेयर होल्डर मर जाता है, या तो वो पागल हो जाता है, या तो अगर वो इंसॉल्वेंट यानी कंगाल हो जाता है, तो ये 3 सिचुएशन में कंपनी को शेयर ट्रांसमिशन करना पड़ता है। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो कंपनी लीगल सक्सेसर यानी उसके बाद जो नेक्स्ट पीढ़ी है, उसके नॉमिनी है, उसके पास कंपनी खुद उस ट्रांसमिशन को लीगली कर सकता है। बट अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या वो मर जाता है, बट उसके पीछे कोई लीगल सक्सेसर नहीं है, कोई विल नहीं है, नॉमिनी नहीं किया गया है, या वो पागल होने के साथ साथ कंगाल है यानी इंसॉल्वेंट है, तो उस पोर्शन में कोर्ट अप्रूवल देता है, उस हिसाब से उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। सो पोर्शन ऑफ सर्कमस्टेंसेस के अंदर फर्स्ट सर्कमस्टेंसेस हमने ये देखा, विल प्रिपेयर नहीं किया बट उसके बाद लीगल सक्सेसर है, तो लीगल सक्सेसर कंपनी को अप्लाई कर सकता है कि मेरे जो फादर या जो मेरे रिलेटिव थे वो ऑफ हो गए, उनके बाद उनकी हक मुझे लगता है तो मुझे ये ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये फर्स्ट पोर्शन में देखा गया है जब विल प्रिपेयर नहीं किया गया। सेकंड, विल प्रिपेयर भी नहीं हुआ और लीगल सक्सेसर भी नहीं है, तो उस टाइम पे कोर्ट जिसको रिप्रेजेंटेटिव अप्रूव करेगा उसके नाम पर उसको रिप्रेजेंटेटिव कंसिडर करके उसके नाम पे कंपनी को शेयर ट्रांसफर करना पड़ता है। थर्ड पोर्शन, अगर शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट यानी कंगाल कानून की नजर में उसके पास कुछ नहीं है, वो कंगाल हो चुका है, तो वैसे पोर्शन में कानून अगेन कोर्ट के पेटिशन के थ्रू एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया जाएगा और उसके नाम पे शेयर को ट्रांसफर किया जाएगा। फिफ्थ पोर्शन, अगर शेयर होल्डर लुनाटिक यानी अनसाउंड माइंडेड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसका जो केयर टेकर या जो गार्डियन होता है वो कोर्ट के थ्रू एक एप्लीकेशन नोटिस दिया जाएगा, उस एप्लीकेशन को उनको कंपनी को दिखाना पड़ेगा, फिर कंपनी ये शेयर्स को उनके नाम पे ट्रांसफर करेगा। एज अ गार्डियन ये पोर्शन किया जाता है लुनाटिक पर्सन के लिए। नेक्स्ट फिफ्थ पोर्शन, सिंगल पर्सन कंपनी है और इन केस ऑफ डेथ है और विल भी प्रिपेयर किया है यानी नॉमिनी ऑलरेडी उसने दिया है, तो जो नॉमिनी का नाम उसमें दिया गया है उस नॉमिनी को सिर्फ डेथ के बारे में इंटीमेट यानी बताना है कंपनी को, जैसे ही वो बताएगा तुरंत वो शेयर इसके नाम पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सो इस 5 सर्कमटेंसेस में कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर डिटेल में देखा जाता है। यहाँ तक का पोर्शन प्रीवियसली हमने डिटेल में देखा। आज हम प्रोसीजर ऑफ शेयर ट्रांसमिशन के बारे में डिटेल में देखेंगे और डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के बारे में देखने वाले। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द फर्दर पोर्शन फ्रॉम द पीडीएफ इन द फर्दर वीडियो in a very detailed manner. So students, now let us move on with the today's portion. Today we are here to see the procedure of transmission of share. Procedure for transmission is as below. First point, इंफॉर्मेशन टू द कंपनी। सो हमें ट्रांसमिशन ऑफ शेयर करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है उसके बारे में यहाँ डिटेल में दिया गया है, जिसमें से सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन कंपनी को देना पड़ता है। तो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू व्हाट, किसके रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। सो लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। आई एम गोइंग टू रीड द पॉइंट नंबर ए, लिसन इट आउट केयरफुली। A, intimation about death. Legal successor of the shareholder has to inform the company about the death of the shareholder. First shareholder is deceased. In case of joint shareholdering, other shareholders or holders have to inform the company and produce the death certificate. अगर इंसान मर गया है तो ठीक है, तो उसके बाद जो लीगल सक्सेस है यानी उसके बाद लीगली जो उस हक के लायक होता है, जैसे हमने डिस्कस किया फादर का जो प्रॉपर्टी होता है सन को जाता है, तो फादर अगर ऑफ हो गए तो उसके बाद सन का हक लगता है, तो सन को कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उसके फादर की इस तरीके से डेथ हो गई और वो उस कंपनी के शेयर होल्डर थे, जिसके बाद लीगली वो हक उसको लागू पड़ता है। और अगर ये फर्स्ट सिचुएशन हुआ, सेकेंड सिचुएशन में अगर शेयर होल्डर 2 है, एक ही पर्टिकुलर 100 शेयर को 2 लोगों ने खरीदा है, तो 2 लोगों ने अगर खरीदा हो, अगर एक शेयर होल्डर मर जाता है तो उसके दूसरे जो शेयर होल्डर है उसको कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उसका जो शेयर होल्डर पार्टनर है
वो डेथ हो गया है और उसका शेयर सर्टिफिकेट, डेथ का जो सर्टिफिकेट है वो कंपनी को उसको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो सबसे पहले डेथ के बारे में कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, या तो लीगल सक्सेसर करता है या तो उसका जो पोर्शन है पार्टनर शेयर होल्डर, जो अगर उन्होंने पार्टनर ज्वाइंट शेयर होल्डरिंग किया हो तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है। नेक्स्ट इज इंटीमेशन अबाउट इंसॉल्वेंसी। When a shareholder is declared insolvent, the company has to be informed by receiver appointed by court. अगर कोई शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो गया यानी कानून के नज़र में वो कंगाल हो गया, उसके पास पैसे नहीं रहे, तो उसकी शेयर अगर कोर्ट ने किसी और के नाम पे, रिसीवर के नाम पे चेंज किया हो, तो जो भी रिसीवर कोर्ट ने अपॉइंट किया है उसको कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये जो शेयर होल्डर आपका है ये इंसॉल्वेंट हो गया है और इसके शेयर्स मुझे दिए गए, ऐसा उसको कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। थर्ड वन, इंटीमेशन रिगार्डिंग लुनेटिक अनसाउंड माइंड। Whenever a shareholder is declared a lunatic by court, his guardian or trustee is appointed by court. The guardian or trustee should inform the company. तो जब भी अगर कोई शेयर होल्डर पागल करार किया जाता है, क्योंकि पागल हम खुद घोषित नहीं कर सकते, लास्ट में फाइनली उसको कोर्ट को घोषित करना पड़ता है। अगर कोर्ट अप्रूव कर देता है कि हाँ ये इंसान पागल है, तो उस इंसान की देखरेख रखने के लिए जो गार्डियन या जो ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है कोर्ट के थ्रू, कोर्ट देखेगा कि कौन उसका ध्यान अच्छा रख सकता है, उसको अपॉइंट करेगा एज अ गार्डियन फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स। उस गार्डियन या ट्रस्टी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंपनी को कि कोर्ट ने इस शेयर होल्डर को पागल करार किया और इसके जो पोर्शन है लीगली प्रॉपर्टी के उसकी गार्डियन मुझे बनाया है, तो उसकी शेयर ट्रांसमिशन मेरे नाम पे चाहिए, इस टाइम पीरियड तक इस तरीके का वहाँ पे पोर्शन जो है उनको बताना पड़ता है। तो इन्फॉर्मेशन कंपनी को 3 सिचुएशन में दिया जाता है, जब डेथ होता है तब, जो इंसॉल्वेंसी होता है तब, एंड तीसरा जब इंसान पागल यानी लुनेटिक हो जाता है तब किया जाता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ ओनरशिप डॉक्यूमेंट। Whenever a company is informed about death, insolvency, lunacy, all the legal documents and authenticity have to be verified by the company. जैसे ही आप इन्फॉर्म करोगे कंपनी को कि ये इंसान ऐसा हो गया और कोर्ट ने हमें उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अपॉइंट किया है, रेदर देन दैट इसके बाद लीगल सक्सेसर मैं हूँ, तो क्या कंपनी ऐसे ही बिलीव कर देगा और आपके नाम पे ट्रांसमिशन कर देगा? नहीं। तो कंपनी क्या करेगा, जैसे LIC हम भरते हैं और LIC भरने वाला इंसान मर जाता है, उसके बाद जो नॉमिनी होता है उसके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, उसी तरीके से कंपनी के अंदर भी सारे लीगल कानूनी जो डॉक्यूमेंट है उसे वेरीफाई किया जाता है, जांच पड़ताल किया जाता है। वेरिफिकेशन करने का सेकेंड प्रोसीजर देखा जाता है, उसके बाद ही आगे का डिसीजन लिया जाता है। थर्ड पॉइंट, नोटिस इश्यूड बाय कंपनी टू द रिप्रेजेंटेटिव। इफ द कंपनी इज सेटिस्फाइड विद द डॉक्यूमेंट, authority letter, verdict of the court received from the receiver, trustee, legal hires, it issues a notice to such representative. अगर कंपनी सेटिस्फाइड है, हमने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया उस डॉक्यूमेंट से कंपनी सेटिस्फाइड है, तो वो क्या करेगा, एक लेटर लिखेगा, या तो कोर्ट के थ्रू जो लेटर लिखा गया है, जो जजमेंट दिया गया है उसको रिसीव करेगा रिसीवर, ट्रस्टी या लीगली जो रिप्रेजेंटेटिव उसके थ्रू। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड है तो एक नोटिस दिया जाएगा उस रिप्रेजेंटेटिव को कि आपका जो पोर्शन आपने रिक्वेस्ट किया ट्रांसमिशन ऑफ शेयर का, उसको कंपनी एग्री करता है, सेटिस्फैक्टली आपकी डॉक्यूमेंट सही है, इसलिए वो अप्रूव किया जाता है। डिसअप्रूवमेंट का यहाँ पे पोर्शन आता ही नहीं। यहाँ अगर डॉक्यूमेंट सही ना हो तो डिसएग्रीमेंट हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है रिजोल्यूशंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आफ्टर रिसीविंग द रिप्लाई ऑफ नोटिस, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर ट्रांसफर्स द शेयर टू द नेम ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड पास अ रिजोल्यूशन।
After passing such a resolution, necessary entry is made in the share transfer register. So जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव किया, उसको जांच पड़ताल करके जैसे नोटिस इशू किया जाता है, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, एक रिप्लाई रिसीव करेंगे जिसको ट्रांसफर ऑफ शेयर के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव के एक रिप्लाई कि हाँ हम भी सेटिस्फाइड है कि आपने अप्रूव कर दिया, ऐसे एक रिप्लाई आता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का रिप्लाई मिलने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रिजोल्यूशन रिटर्न एग्रीमेंट पास करते हैं और जैसे ही रिजोल्यूशन पास होता है उसके बाद शेयर ट्रांसफर की जो रजिस्टर है उसमें जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसका नाम लिखा जाता है। वंस उसमें नाम लिखा जाता है इसका मतलब शेयर ट्रांसफर कंपल्सरीली होने वाला है। फिफ्थ पॉइंट, टू इशू न्यू शेयर सर्टिफिकेट एंड एंटर नेम इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। आफ्टर द रिजोल्यूशन of share transfer, the new members named is entered into the register of members. The new shareholder or representative are informed to collect the new share certificate. तो जैसे ही रिजोल्यूशन पास किया जाता है उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी सबसे पहले नए मेंबर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर पे रजिस्टर करती है, शेयर सर्टिफिकेट में नाम को चेंज किया जाता है और नया शेयर सर्टिफिकेट नए शेयर होल्डर या रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया जाता है या कलेक्ट करने के लिए इन्फॉर्म किया जाता है। इस तरीके से प्रोसीजर ऑफ शेयर ट्रांसमिशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द शेयर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। शेयर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का डिफरेंसेस क्या है? फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग। When a shareholder voluntarily passes ownership of shares to another person in accordance with the provisions of Company Act and Article of Association, it is called transfer of share. Transmission of share, when a shareholder dies or he is declared by the court to be an insolvent or lunatic, then such compulsory transfer of share under the law is called transmission of share. सबसे पहले मीनिंग की अगर हम बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब जब मेरा शेयर है मैं अपने मर्जी से अपने शेयर की ट्रांसफर किसी और को बेच के करती हूँ या गिफ्ट करके करती हूँ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या कंपनी एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से अपने मर्जी से, तो उसे ट्रांसफर ऑफ शेयर बोला जाता है। वही जब एक शेयर होल्डर मर जाता है या वो पागल या इंसॉल्वेंट कानून की नज़र में हो जाता है तो कंपल्सरीली जब कानून के तौर से किया जाता है तो उसे कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर बोला जाता है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द पॉइंट नंबर 2, सर्कमस्टेंसेस। It is a voluntary transfer. Shareholders may transfer shares at any time according to provisions of Company Act. In case of death, insolvency or person being declared lunatic, death case in a single person company, transmission of shares takes place. So circumstances, कौन से circumstances पे देखा जाता है? जब मैं मेरे मर्जी से कभी भी अपने मर्जी से कभी भी ऐसा भी बैठी हूँ तो मुझे लग रहा है शेयर ट्रांसफर करना और कल मैं बेचना चाहती हूँ तो उसे ट्रांसफर ऑफ शेयर माना जाता है। अपने टाइम और कंपनी के प्रोविजन के हिसाब से कभी भी ये पोर्शन वॉलंटरीली किया जा सकता है। बट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर की अगर हम बात करते तो वो वॉलंटरीली नहीं होता है। अगर कोई मर जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है या अगर वो कोर्ट के थ्रू लुनैटिक डिक्लेयर कर दिया जाता है और अगर वो सिंगल पर्सन कंपनी है और वो अगर डेथ केस है तो उस टाइम पे कंपल्सरीली ट्रांसमिशन ऑफ शेयर जो है वहाँ पे प्लेस लेता है। थर्ड पॉइंट, कंसेंट। In voluntary transfer, consent is both party is essential. In transmission of share, consent of both party is not necessary, possible also. So first of all, अगर वॉलंटरी यानी ट्रांसफर ऑफ शेयर है तो बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों की राय क्या है? एक बेचना चाहता है और दूसरा खरीदना चाहता है, ऐसे उनकी राय जानना कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट माना जाता है। जबकि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में एक या तो पहले ही पागल होता है या तो इंसॉल्वेंट होता है या तो मर चुका है, इसलिए दोनों पार्टी का कंसेंट लेना यहाँ पॉसिबल होता ही नहीं है। फोर्थ पॉइंट, कंसिडरेशन। Share transfer is arise due to valid agreement of two parties, so consideration is essential. In transmission of share, shareholder loses ownership and ownership is shifted to legal representative. This is not selling, so there is no consideration.
जब भी शेयर ट्रांसफर किया जाता है तो दोनों पार्टी का कंसिडरेशन लिया जाता है और एक वैलिड एग्रीमेंट प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद ही शेयर ट्रांसफर किया जाता है। जबकि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में जो है कंपल्सरीली लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट अपॉइंट कर देता है, इसीलिए हमें ये शेयर ट्रांसफर करना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं देते। अगर कोई कंगाल हो गया, आप बोलोगे आपका शेयर इसको ट्रांसफर कर दो, तो एग्री करेगा? नो। अगर वो मर जाता है तो उसको आप कंसिडरेशन ले सकते हैं? नो। सो इसीलिए शेयर ट्रांसफर में कभी भी कंसिडरेशन लिया नहीं जाता है। पॉइंट नंबर 5, स्टैंप ड्यूटी। In share transfer, stamp duty is necessary. According to prevailing law, if the stamp duty is not affixed as per law, share transfer is not valid in physical share. In share transmission of shares, there is no consideration, so stamp duty is not essential. So share transfer में दोनों पार्टी एग्री होने के बाद कानूनी तौर पे शेयर ट्रांसफर किया जाता है, इसीलिए कानून के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी दस्तावेज का खर्चा करना पड़ता है। अगर आप वो खर्चा नहीं करो तो फिजिकल शेयर ट्रांसफर वैलिड माना नहीं जाएगा। जबकि ट्रांसमिशन में कोई कंसिडरेशन नहीं लिया जाता है, डायरेक्टली कानून के तौर से वो किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी एसेंशियल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेंबरशिप। Membership is obtained by the transferee after the approval of the board of director and his name is entered into the register of member. Legal representative is entitled to the right of a member and can be claimed dividend. So membership की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे पहले ट्रांसफर के अप्रूवल देते हैं, फिर उसका नाम ट्रांसफर के रजिस्टर में और रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स के अंदर लिखा जाता है, मेंबरशिप उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। जबकि ट्रांसमिशन के अंदर लीगली कोर्ट ने उसे ऑलरेडी एंटाइटल कर दिया, अपॉइंट कर दिया है, इसीलिए उसको मेंबर का सारा राइट मिल जाता है और उसको डिविडेंड भी दिया जाता है। प्रोसीजर, a procedure of board of director is required following the provision of article of association. Legal representative sends evidence supporting his right obtained through the court to the company for getting his name registered as a member. So यहाँ पे board of director सबसे पहले article of association के हिसाब से कानूनी तौर तरीके से प्रोसीजर करेंगे, फिर शेयर ट्रांसफर किया जाता है। जबकि ट्रांसमिशन के अंदर ऑलरेडी कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया है, इसीलिए वो सिर्फ कोर्ट के थ्रू जो एविडेंस उसको दिया गया है वो कंपनी को देगा और कंपनी उसके नाम पे शेयर को डायरेक्टली ट्रांसफर कर देगा। कोई प्रोसीजर यहाँ पे उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के अंदर। पॉइंट नंबर 8, रेफ्यूजल। Board of Director may refuse to transfer of share if such refusal is in the interest of the company. Generally, the director of the company cannot refuse transmission of share. So, Board of Director अगर कंपनी के फायदे में कोई चीज़ हो रहा है तो वो एग्री कर सकते, बट नहीं हो रहा है कंपनी के इंटरेस्ट के लिए, कभी कभी वो शेयर ट्रांसफर को रेफ्यूज भी कर सकते हैं। बट ट्रांसमिशन के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई रेफ्यूजल ट्रांसमिशन के अंदर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे कोर्ट इंक्लूडेड होता है। Number 9, responsibility. The original shareholder does not have any responsibility after transfer of share is complete. In transmission of share, there is no personal responsibility of the representative. However, he has to accept responsibility arising due to share. यहाँ पे जो ट्रांसफ़र किया जाता है, फॉर एग्जांपल मैं बेच रही हूँ, आप खरीद रहे हो, तो अगर मैं आपको दे रही हूँ तो आपके नाम पे जैसे ही शेयर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे होता नहीं है एक बार ट्रांसफ़र ऑफ शेयर कंप्लीट होने के बाद। बट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के अंदर कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। जो कोर्ट रिप्रेजेंटेटिव बनाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप लग जाती है और उसको फॉलो अप करना पड़ता है। जैसे जैसे शेयर्स की अराइजिंग होती है वैसे वैसे। Right to go to a tribunal. If a company refuses to transfer without valid reason, the shareholder has the right to go to tribunal. The company cannot refuse transmission, so the question of going to tribunal does not arises. So सबसे पहले अगर कंपनी रिफ्यूज करता है हमें शेयर ट्रांसफर करना है, कंपनी के पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है, हमने शेयर पे किया हुआ है, हमने सारे डॉक्यूमेंट फर्निश कर दिया, फिर भी कंपनी मना कर रहा है, अगर वो जानबूझ के मना कर रहा है बिना कोई वैलिड रीज़न का, तो हम कोर्ट केस भी कर सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर के अंदर।
बट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के अंदर कंपनी रिफ्यूज ही नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट ने अप्रूव कर दिया, इसलिए यहाँ पे कोर्ट वापस जाने का क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता है। कंपनी ब्लाइंडली कोर्ट जो बोलता है उसे फॉलो अप कर देता है। यहाँ पे खत्म होता है डिफरेंस बिटवीन द शेयर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। सो यहाँ पे चैप्टर भी कंप्लीट होता है। I hope you all have understood the portion. So now let us move on with the short summarization of the topic that we have seen today. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. Today we have seen about the procedure of transmission of share and the difference between the transfer of share and transmission of share in a very detailed manner, and even we have completed the chapter also. So let us have a short summarization of the topic that we have seen today. सबसे पहले अगर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर हो रहा है तो उसमें कौन सा प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ता है। तो फर्स्ट प्रोसीजर है इंफॉर्मेशन टू द कंपनी। इंफॉर्मेशन टू द कंपनी 3 सिचुएशन में देखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीमेशन ऑफ द डेथ टू द कंपनी। अगर जिसका शेयर है वो शेयर होल्डर मर जाता है तो उसके बाद जो लीगल सक्सेसर है उसको कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि इस तरीके से शेयर होल्डर की डेथ हो गई है। और वही सिनारियो सेकेंड केस में अगर वो जॉइंट शेयर पे होल्डर्स है, यानी 2 लोगों ने मिलके एक शेयर को खरीदा है, तो उस शेयर के अंदर एक अगर मर जाता है तो दूसरे शेयर होल्डर को कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि उसका जो पार्टनर जॉइंट शेयर होल्डर है वो डेथ हो गया और उसका डेथ सर्टिफिकेट कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ता है। सेकेंड बी सिचुएशन इंटीमेशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी। अगर शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कोर्ट के थ्रू जो लीगल रिसीवर को अपॉइंट किया जाता है वो लीगल रिसीवर को कोर्ट के थ्रू जो डॉक्यूमेंट उसको दिया गया है उस डॉक्यूमेंट को कंपनी के पास ले जाना है और उनको इन्फॉर्म करना है कि ये शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो गया, इसलिए उसके शेयर्स मुझे कोर्ट के थ्रू दिया गया है। थर्ड है इंटीमेशन ऑफ द लुनाटिक और अनसाउंड माइंड। इन द सेम सिनेरियो अगर कोई इंसान पागल हो जाता है और अनसाउंड माइंड है, ऐसे कोर्ट के थ्रू करार किया जाता है, तो उसके बेस पे जो गार्डियन या लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने अपॉइंट किया है उस इंसान को कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये इंसान पागल या लुनाटिक हो गया और कोर्ट ने मुझे एज अ गार्डियन अपॉइंट किया है। वैसा एक पोर्शन ऑफ सर्टिफिकेट एविडेंस कंपनी को देना पड़ता है। सेकेंड है वेरिफिकेशन ऑफ द we can say that verification of the documents that is given by the legal representative. Once जैसे हम कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं तुरंत कंपनी क्या करेगी, हमारे पास जो लीगल डॉक्यूमेंट कोर्ट के थ्रू मिला हो या लीगल आइडेंटिटी हो वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करेगा और उसको जो पोर्शन में जो है वेरीफाई करेगा, एनालाइज करेगा कि कहीं हमने गलत डॉक्यूमेंट तो नहीं किया, फोर्जरी तो नहीं कर रहे। वेरीफाई करने के बाद अगर वेरिफिकेशन में हमारे सारे डॉक्यूमेंट सेटिस्फैक्ट्री होगा कंपनी के लिए तो थर्ड वो नोटिस इशू करेगा कि हमें एज एन रिप्रेजेंटेटिव कंपनी कंसिडर करता है। सो इस नोटिस में कंपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने दिया है उसको वेरीफाई करने के बाद कोर्ट के थ्रू अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट दिया गया है तो वो मंगवाता है और उसमें एक नोटिस भेजता है कि आपको एज एन रिप्रेजेंटेटिव आपका रिक्वेस्ट जो है वो हमने कंसिडर किया है और हम उसके ऊपर काम करेंगे। नोटिस के बाद एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रिजोल्यूशन को पास करते हैं जिसके अंदर ये जो हमारा रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव किया जाता है और एक रिजोल्यूशन में लिखा जाता है कि इस तरीके से एक इंसिडेंट हो गया, सर्कमस्टेंसेस आ गया तो ये शेयर इनके नाम पे ट्रांसफर किया जा रहा है। वंस रिजोल्यूशन पास होने के बाद इशू किया जाता है नया सर्टिफिकेट। सबसे पहले उस सर्टिफिकेट में जो ट्रांसफर का रजिस्टर है उसके अंदर हमारे नाम को मेंशन किया जाता है। वंस ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन के अंदर हमारा नाम मेंशन होता है फिर नया शेयर सर्टिफिकेट बना दिया जाता है और उस नए शेयर सर्टिफिकेट के अंदर अपने नाम यानी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके नाम को लिखा जाता है और उसको फिर वो नया शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ द शेयर ट्रांसफर कंप्लीट होता है कंपनी के थ्रू, जो के ट्रांसमिशन ऑफ शेयर लीगली कोर्ट या तो डेथ के बाद देखा जाता है। इस सर्कमस्टेंसेस में ये 5 पोर्शन ऑफ वी कैन से
इसलिए दैट प्रोसीजर हमें फॉलो अप करना पड़ता है। नेक्स्ट हमने डिटेल में देखा डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। सो उसमें से फर्स्ट पॉइंट था मीनिंग की अगर हम बात करते, जब हम वॉलेंटरीली अपने मर्जी से अपने शेयर किसी को गिफ्ट या बेचते या ट्रांसफर करते, प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट के हिसाब से या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से उसे ट्रांसफर ऑफ शेयर बोला जाता है। वही कानूनी तौर पे बाय लीगल कोर्ट के लॉ के थ्रू, कंपनी एक्ट के थ्रू कुछ कंपलसरी सिचुएशन में जब वॉलेंटरीली हमारी मर्जी से नहीं बट कंपनी के शेयर, अपने शेयर किसी और के नाम पे ट्रांसफर किया जाता है, उसे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कहा जाता है। जिसके अंदर सेकेंड पॉइंट हमने सर्कमस्टेंसेस देखा। कौन से सर्कमस्टेंसेस के अंदर ये देखा जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वॉलेंटरीली हम कभी भी अपने मर्जी से शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट ट्रांसमिशन जो है वो कुछ सिचुएशन में ही देखा जाता है, जब डेथ होता है, जब इंसॉल्वेंसी देखा जाता है, या तो जब वो पर्सन शेयर होल्डर लुनाटिक या अनसाउंडेड माइंड में हो, तो उस पोर्शन में कंपलसरी कानून के तौर पे उसको ट्रांसफर किया जाता है। थर्ड पोर्शन है कंसेंट की अगर हम बात करते हैं तो वॉलंटरीली जब हम शेयर ट्रांसफर करते हैं यानी कि ट्रांसफर ऑफ शेयर किया जाता है, उस पोर्शन में दोनों पार्टीज की कंसेंट यानी राय लिया जाता है, उसके बाद ही उसको ट्रांसफर किया जाता है। बट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में ये पॉसिबल नहीं है कि हम दोनों की कंसेंट ले सकते हैं। कानून के तौर पे कानून जो डिसाइड करेगा, कोर्ट जो डिसाइड करेगा, उसके पोर्शन पे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर देखा जाता है। फोर्थ है कंसिडरेशन की अगर हम बात करते हैं तो दोनों पार्टी की कंसिडरेशन लिया जाता है, वैलिड एग्रीमेंट किया जाता है, फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर देखा जाता है। जबकि यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में दोनों पार्टीज की कंसिडरेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो दोनों पार्टी में से एक पार्टी या तो पागल होता है, या तो मर जाता है, या तो इंसॉल्वेंट होता है, इसलिए दोनों पार्टी का कोई कंसिडरेशन यहाँ देखा नहीं जाता है। जो लीगली पोर्शन होता है वो कानून के हिसाब से फॉलो अप किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है स्टैंप ड्यूटी। सो यहाँ पे वैलिड एग्रीमेंट के साथ दोनों की कंसिडरेशन लेके किया जाता है, इसीलिए कानून की तौर पे जो स्टैंप ड्यूटी अप्रूवल किया जाता है उस स्टैंप ड्यूटी को पे करके ही हम ट्रांसफर ऑफ शेयर कर सकते हैं। जबकि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में कंसिडरेशन नहीं किया जाता है, इसीलिए स्टैंप ड्यूटी पे करने की बात आता ही नहीं है। पॉइंट नंबर 6 में हमने मेंबरशिप देखा। मेंबरशिप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से ट्रांसफर रजिस्टर के अंदर नाम एक बार ट्रांसफर होने के बाद नए मेंबर की मेंबरशिप आ जाता है और पुराना मेंबर हटा दिया जाता है। जबकि यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के अंदर लीगली जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जाता है उसकी कोर्ट के थ्रू जो उसकी अपॉइंटमेंट एविक्ट दिया जाता है, तुरंत ही उसकी मेंबरशिप उसमें शेयर ट्रांसफर के साथ देखा जाता है। पॉइंट नंबर 7 जो है वो पोर्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं, अगेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है और उसकी जो प्रोविजन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो प्रोविजन दिया गया है उस स्टेप के हिसाब से ही, प्रोसीजर के हिसाब से ही शेयर ट्रांसफर किया जाता है। जबकि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में कोई प्रोसीजर फॉलो अप किया नहीं जाता। कोर्ट ने एक बार वर्डिक्ट कर दिया यानी कोर्ट ने एक बार फैसला सुना दिया तो उसको कंपनी को फॉलो करके शेयर ट्रांसफर डायरेक्टली करके देना पड़ता है। पॉइंट नंबर 8 रेफ्यूजल की अगर हम बात करते हैं तो जो ट्रांसफर ऑफ शेयर है अगर उसके अंदर उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर ना हो और कंपनी के इंटरेस्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कभी भी रिफ्यूज कर सकते हैं शेयर ट्रांसफर को और मना करके शेयर ट्रांसफर को कैंसिल भी कर सकते हैं। बट ट्रांसमिशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट ने जो भी पोर्शन बताया होगा उस हिसाब से उनको ट्रांसफर करना पड़ता है। रेफ्यूजल का यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता है। पॉइंट नंबर 9 में रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, जैसे ही पुराना ओरिजिनल शेयर होल्डर जाता है और नया शेयर होल्डर आता है, तुरंत नए शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम ट्रांसफर रजिस्टर ऑफ मेंबर होते ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाता है ट्रांसफर ऑफ शेयर के अंदर। जबकि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के अंदर जैसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होता है, उसको शेयर्स जैसे अराइज कर दिया जाता है, तुरंत वो डिविडेंड भी क्लेम कर देता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लग जाता है। पॉइंट नंबर 10 अगर हम बात करते हैं तो राइट टू गो टू द ट्रिब्यूनल। सो यहाँ पे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वैलिड रीजन के बिना शेयर ट्रांसफर को रिफ्यूज करेंगे तो शेयर होल्डर कहीं ना कहीं ट्रिब्यूनल यानी कोर्ट जा सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिफ्यूज
कर ही नहीं सकते, ये पॉइंट पहले हमने देखा, इसीलिए ट्रिब्यूनल जाने की बात यहाँ पे आता ही नहीं है। सो यहाँ तक का टॉपिक डिटेल में आज हमने देखा और यहाँ पे चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.